हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से सही जवाब बताना है कि किसको भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसी के दौरान वहां की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। वे भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वही क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 और मृत्यु 30 जून 1917 को हुई थी। वह ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। वर्ष 1892 से वर्ष 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। रप्त गोप्तार रप्त गोप्तार नामक अपने समय के प्रमुख पत्र का संपादन तथा संचालन भी इन्होंने किया था। क्या नाम था? रप्त गोप्तार। तो आप याद रखिए ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये इसके संपादन और संचालन करता थे। अगला क्वेश्चन है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था? ये चार ऑप्शंस हैं। आप मेरे आंसर बताने से पहले थोड़ा गैस करिएगा और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। डजन मैटर कि आप गलत बता रहे हो, लेकिन आपने क्वेश्चन सही बताने का जो प्रयास किया यही आपको औरों से अलग बनाता है। क्योंकि गलत अच्छा बताते हो, अच्छी बात है, आपको आता है रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता आपको सीखने को मिलेगा। और गलत बताने के बाद जब सही जवाब सुनोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चितरंजन दास। चितरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता था। आइए इसकी डिटेल देखते हैं। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। वह बंगाल प्रांत के प्रसिद्ध वकील एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ब्रिटिश काल के दौरान इलाहाबाद में इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इनका जन्म नवंबर 1870 में कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? ये चार ऑप्शंस हैं, बताइए क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। किसकी पुस्तक? दयानंद सरस्वती की।
अगला क्वेश्चन है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। एम के गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता इसकी उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, ध्यान रखिए। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? बताइए, ये चार ऑप्शंस हैं, गैस करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये चार ऑप्शंस हैं, आप बताइए क्या सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की बात है। कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं, चलिए देख लेते हैं। दिल्ली चलो या फिर तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये दोनों नारे किसके द्वारा दिए गए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। करो या मरो या भारत छोड़ो, ये दोनों नारे महात्मा गांधी के द्वारा। आराम हराम है स्लोगन वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय लाल लाला लाजपत राय ने दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए क्या सही जवाब है। तो अभी पढ़ा था हमने, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। यह नारा उनके द्वारा तब दिया गया जब एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध 1965 की बात है चल रहा था और भारत लगातार खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय जवान शब्द जोड़ा, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान शब्द जोड़ा। वर्तमान में यह नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? क्या है इसका सही जवाब, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांधों को। बांधों को जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो डैम्स हैं इनको आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना जाता है। बांधों के महत्व और उनकी उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में भाखड़ा नागल बांध को राष्ट्र को समर्पित करते हुए वर्ष 1963 की बात है, जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और किस परियोजना के तहत है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत है। अगला क्वेश्चन, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? ये चार ऑप्शंस हैं, बताइए आप किसका है। तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ हिंदी ट्रांसलेट भी है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। यह कथन गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन,
सारे जहां से अच्छा इस गाने के बोल किसने लिखे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल ने इस गाने के बोल लिखे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध कवि और राजनीतिज्ञ थे। किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद इकबाल की। इनकी मुख्य रचनाएं सिकवा जो 1909 में, और सिक्स लेक्चर्स ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, आई रिपीट, सिक्स लेक्चर्स ऑन द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस थॉट, बांगेदरा, तराने हिंद है। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी भाषा में लिखी हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? ये चार ऑप्शन से आप बताइए किसको जाना जाता था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता एवं पंजाब के प्रतिनिधि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा पंजाब के शेर की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन, ठीक है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना गुरुदेव ने ही की है। सन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले, देखिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। किस में? साहित्य में मिला था, ठीक है। और ये नोबेल पुरस्कार और किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हॉर्डिंग को। लॉर्ड हॉर्डिंग को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था महात्मा गांधी जी को। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? ये ऑप्शंस हैं, अब बताइए इसका सही जवाब। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, केसर ए हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। यह उपाधि इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था। इसके कारण लोगों ने गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहना शुरू किया। 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि वापस कर दी थी। तो आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसी के विरोध में गांधी जी को जो उपाधि दी गई थी केसर हिंद की, ये उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि
महात्मा गांधी ने दी थी। सन 1915 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी। किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये चार ऑप्शंस हैं, आप बताइए इसमें से विच वन इज करेक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, जिसका मतलब या तो भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन से आप देख लीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है कि ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। बड़ी अच्छी बात कही है महात्मा गांधी जी ने। ऐसे जियो यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द महात्मा गांधी का है। सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। बड़ी सुंदर बात है। सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो। उसके बाद में दिल्ली चलो का नारा ये 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन देख लीजिए आप। तो ये कहा था महात्मा माफ कीजिए स्वामी विवेकानंद जी ने। क्या कहा था आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? तो ये जो बोला गया था बराक ओबामा के द्वारा बोला गया था। क्या? सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। चलिए, अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यहां से लिए गए हैं। डैश और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान, कहाँ की बात है ये, अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी कब आए थे भारत? 1911 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इन्हीं के आगमन की स्मृति में, मतलब इनकी याद में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। और इसका जो वास्तुकार था, निर्माण वास्तुकार, वो था जॉर्ज विटेट। आप याद रखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया का
निर्माण वास्तुकार था वो कौन था? जॉर्ज विटिट था। यह स्मारक मुंबई में अपोलो बंदरगाह क्षेत्र में अरब सागर के बंदरगाह पर स्थित एक बड़ा सा द्वार है जिसकी ऊंचाई 26 मीटर है और फुट में कितनी है? 85 फीट, 85 फीट, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था? ऑप्शन देखिए। आया दिमाग में? क्या है इसका सही जवाब? नहीं आया, कोई बात नहीं है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका सही जवाब है इंडिया गेट। क्या है क्वेश्चन? फिर से सुन लीजिए। इंडिया गेट इस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था। चलिए इसकी डिटेल और देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट बनवाया गया था और इसका निर्माण हुआ था 1931 में पूरा हो गया था। आपको पता होना चाहिए ये डेट। शुरुआत में इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था। इंडिया गेट की जो डिजाइन की थी वो एडमिन लैंडसियर लुटेंस के द्वारा की गई थी। यह स्मारक नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है जो भारत की विरासत के रूप में भी जाना जाता है। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? आप ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा सही जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आसफ उद्दौला ने। किसकी बात कर रहे हैं हम? लखनऊ के अंदर जो बड़ा इमामबाड़ा बना हुआ है इसका निर्माण किसने कराया था? तो आसफ उद्दौला ने कराया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। भूल भुलैया कैसे कहा जाता है? बड़ा इमामबाड़ा को। इस इमामबाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में अकाल अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत कराया था। कौन सी परियोजना थी? अकाल राहत परियोजना। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह ईरानी निर्माण शैली में बना है। इस इमामबाड़े में एक आसफी मस्जिद भी है। कौन सी मस्जिद है? आसफी मस्जिद। वर्ष डैश से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड के रूप से प्रज्वलित है। कब से है भाई? आपको साल बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 से है ये, 1971। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भारत का पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव हुआ था जिसके फलस्वरूप एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का गठन हुआ। इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक शहीद हो गए जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 1971 में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्मारक बनाया गया और ज्योति जलाई गई जो लगातार 1971 से जल रही है ना? बड़ी बात। ज्योति जलाई गई जो लगातार 1971 से जल रही है। इस स्मारक का उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा 26 जनवरी 1972 को किया गया था। 1971 डैश युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। तो बताइए, अभी देखिए अभी पढ़ा था हमने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया के पास जल रही है। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश का स्वागत करने हेतु कराया गया था। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब बताइए इसका सही जवाब क्या है? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो आपको पता पड़ गया होगा अब तक कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, किंग जॉर्ज पंचम। गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम भारत का प्रवेश द्वार कह देते हैं, भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। इस स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो बंदरगाह में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम
और रानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया है। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनाया गया था। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये जो डिटेल पढ़ रहे थे तब हम, देखो यहाँ पर देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। और इसी थ्योरी से ये क्वेश्चन बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो हम डिटेल पढ़ते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर एडविन लुटियंस ने 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। सर एडविन लुटियंस ने 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन तैयार किया था। यह भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। सर एडविन लुटियंस एक अंग्रेजी वास्तुकार थे। लुटियंस ने नई दिल्ली के डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन को भी डिजाइन किया था। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एडविन लुटियंस ने दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के डिजाइन को तैयार किया था। एडविन लुटियंस ने दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक इमारत इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। एडविन लुटियंस ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे और उन्होंने नई दिल्ली को अपनी कला से सजाया। 10 फरवरी 1921 ईस्वी को ड्यूक ऑफ कनाट ने इंडिया गेट की नींव रखी। इसका निर्माण 1931 में पूरा हो गया था। इंडिया गेट उन लोगों की याद में बना है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था। इसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। उन्नीस में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया गेट। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस वास्तुकार ने मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, जॉर्ज विटेट ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। प्रसिद्ध स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज विंटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया था। गेटवे ऑफ इंडिया 20वीं सदी के दौरान निर्मित एक मेहराब स्मारक है जिसका निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन पर उनके अभिनंदन के लिए किया गया। यह स्मारक भारतीय सार्वजनिक शैली वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे यानी 1446 से 1400 क्वेश्चन नंबर 1446 से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और भी पीछे की जो वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप 1 बाय 1 करके देखते रहिए, सो दैट आपका फिर से रिवीजन होता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।